दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अपने वर्ल्ड मैप की सीरीज़, जिसमें हमने शुरू किया है विश्व इतिहास का टूर, विश्व ज्योग्राफी का टूर, माफ़ कीजिएगा। और इसमें हम जो घूम रहे हैं वो हम पहले एशिया को चुना है और पिछली एक क्लास में हमने एशिया के चारों तरफ के जो स्थल हैं और जो सागर हैं उनको देखा, और आज हम उसी एशिया के एक पार्ट को उठाएंगे जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि एशिया को हम कैसे बांटें अपने स्टडी के दृष्टिकोण से। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी वहाँ पर। मैंने आपसे कहा कि आप एशिया को जब भी पढ़ें उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लें। एशिया को मतलब किसी भी मैप को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं एक तरीका आपको शेयर आपसे कर रहा हूँ, वो यह है कि आप एशिया को ऐसे बांटें। और जब आप एशिया को ऐसे बांट लेंगे तो आप कहेंगे कि एक तो पार्ट हो गया नॉर्थ एशिया, एक पार्ट हुआ साउथ एशिया, एक पार्ट हुआ वेस्ट एशिया, एक पार्ट हुआ ईस्ट एशिया, और एक पार्ट हुआ ये जो एशिया का पार्ट है जिसे आप मध्य एशिया कहते हैं, मिडल एशिया। और एक पार्ट हुआ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो इस डिवीजन के बाद आज हम ये देख रहे हैं, हमने अपने इस हिस्से को जो वेस्ट एशिया का हिस्सा है, इस हिस्से को उठाया है। और इस हिस्से को उठाने के बाद हम इनकी लोकेशंस को देखेंगे और यह भी देख रहे होंगे कि कौन सी वाटर बॉडी या कौन सी खास रिवर यहाँ से गुजरती है। रिवर माउंटेन्स को देखने से पहले हम देखेंगे कि बाहरी रूप से ये देश कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, मतलब कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, और इनके चारों तरफ कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं और कौन कौन सी वाटर बॉडी अवस्थित है, लोकेट है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि हमारा जो आज की क्लास का मुख्य फोकस होगा वो होगा आपकी वेस्ट एशिया पर, पश्चिम एशिया पर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, आइए समझें। एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, ये मैप जो मैप देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और ये एक बार देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो हम शुरू कर रहे हैं वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया में देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वेस्ट एशिया है वो ये ईरान का जो क्षेत्र है, ये ईरान का क्षेत्र है। इस ईरान के क्षेत्र से लेकर और ये सारा यमन, सऊदी अरब, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, ये सारे के सारे जो देश हैं ये वेस्ट एशिया का ही पार्ट हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, ये हिस्सा आपने वेस्ट एशिया के रूप में जाना। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ से शुरू करें, अगर इस हिस्से से शुरू करें तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और घूमकर वापस यहीं पर आएंगे। ऐसे मैप का ये गुण है, ये एक नियम है मैप को पढ़ने का। तो चलिए, हमने देखा कि कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर है जिसका दक्षिणी हिस्सा जो लगता है वो ईरान से लगता है, ये ईरान है। दक्षिणी हिस्सा ईरान से लगता है। और ईरान में दो प्रमुख माउंटेन रेंज पाई जाती है, जिनमें एक माउंटेन रेंज का नाम एल्ब्रुज है और दूसरी माउंटेन रेंज का नाम जाग्रोस है। तो माउंटेन रेंज को तो अभी आप छोड़िए, अभी आप ये देखिए कि कैस्पियन सागर जो हुआ, उस कैस्पियन सागर की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री किन किन देशों से लगती है। तो देखिए, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है बाउंड्री के लिए, आप इसको देख सकते हैं। बाउंड्री के लिए आप पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं। ये
यहाँ ये देखिए, आप इसको यहाँ आएंगे, कैस्पियन सी, तो ये जो पार्ट है ये रशिया का पार्ट है, रशिया। तो रशिया की सीमाएं यहाँ के लग गई किससे, कैस्पियन सागर से। इसके बाद यहाँ से आइए, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की सीमाएं भी लग गई हैं आपके कैस्पियन सी से। दूसरी बात, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा भी लगती है कैस्पियन सी से। उसके बाद ईरान, ईरान की सीमा भी लग जाती है आपके कैस्पियन सी से। और यहाँ एक देश है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है अजरबैजान, जो आपको यूरोप के मैप में दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मैप एशिया का है। तो अजरबैजान, जो अजरबैजान जगह है, अजरबैजान जो देश है, अजरबैजान की सीमाएं भी किससे लगती हैं, कैस्पियन सी से लगती हैं। तो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, और वह है KRAIT, क्रेट। KRAIT के माध्यम से आप ये देखेंगे कि कजाकिस्तान, ऊपर रशिया, KRA अजरबैजान, I ईरान, T तुर्कमेनिस्तान। क्रेट के माध्यम से आप ये रट सकते हैं कि 5 देशों से जो कैस्पियन सी की सीमाएं हैं वो लगती है। उनमें से पहला देश कजाकिस्तान, दूसरा देश रशिया, तीसरा देश अजरबैजान, चौथा देश ईरान और पांचवा देश तुर्कमेनिस्तान है। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखें स्टेट PSC के माध्यम से कि इनका क्रम कौन सा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम कौन सा है, किसकी सीमाएं कहां लगती है, आपको ये भी ध्यान रह जाएगा। अगली बात, विश्व का सबसे ज्यादा कैस्पियन सागर की आप विशेषताओं को देखेंगे तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, सबसे ज्यादा खारे पानी की नहीं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़े सागर को कैस्पियन सागर कहा जाता है, जिसकी सीमाएं यहां से लगती है। एक सवाल हुआ। फिर यहां से आप आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आपको मिला ब्लैक सी, ब्लैक सी काला सागर, ये है ब्लैक सी। जब आप ब्लैक सी आएंगे, काले सागर को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि काले सागर के ठीक नीचे, ठीक नीचे जो देश है वह टर्की है, जो देश है वह टर्की है। तो टर्की के ऊपरी हिस्से पर, तो टर्की एशिया का एक देश हुआ, टर्की के ऊपरी हिस्से पर, और ऊपर से जो ये इधर वाला क्षेत्र यूरोप का और ये वाला क्षेत्र रशिया का। तो इधर रशिया पार्ट हुआ जो एशिया का पार्ट है, इधर यूरोप पार्ट हुआ। तो एक सवाल पूछा जाएगा आपसे कि ये जो ब्लैक सी है, कौन कौन से देशों के बीच है, कौन कौन से देशों के बीच है। तो आपको बताना होगा कि जो ब्लैक सी है वो यूरोप और एशिया के बीच है। यहां थोड़ा आप इसको बढ़िया तस्वीर में देखें, ब्लैक सी। अब ब्लैक सी को अगर हम इसके देशों से लगाने की कोशिश करें दोस्तों, तो यहां एक देश है जिसका नाम है रोमानिया। एक सेकेंड, ये यहां पाएंगे एक देश है रोमानिया, उसके बाद एक देश है बुल्गारिया, ये रोमानिया, ये बुल्गारिया, बुल्गारिया के ऊपर एक देश है यूक्रेन, और यूक्रेन के इधर एक देश हो गया रशिया, और रशिया के बीच में एक देश है मालडोवा, एक माफ कीजिए टर्की। तो ये जो यूक्रेन और बुल्गारिया है, इसके बीच में एक देश पड़ता है मालडोवा। मालडोवा की सीमाएं जो हैं वह नहीं लगती है किससे, आपके ब्लैक सी से। तो यहां से हम एक बात ये देख रहे हैं ब्लैक सी में कि ब्लैक सी की सीमाएं किस किस से लगती है। अब खास बात समझिएगा कि इधर ये जो सागर है, ये जो सागर है, ये मेडिटेरियन सी है, ये भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर की एक खास बात होती है कि यहाँ की जो जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु या इक्वेटोरियल जो जो आपकी मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल नहीं, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, उसका है कि यहाँ जाड़ों में, सर्दियों में बारिश होती है। और इस जलवायु में सर्दियों में बारिश होने के कारण यहाँ रसदार फलों की खेती होती है। और रसदार फलों की खेती के कारण, जैसे अंगूर है, अंजीर है, यहाँ शराब उत्पादन के लिए या रसदार फलों के पैकेजिंग फूड बनाने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई है।
तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु हुई, मेडिटेरियन जो क्लाइमेट हुई, उसकी पहली विशेषता हुई कि यहाँ सर्दियों में बारिश होती है, और उसकी दूसरी विशेषता होती है कि यहाँ पर जो फलों को जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको लगाया गया है। तो मेडिटेरियन सी से ऊपर आप जाएंगे तो ये एक यहाँ पर छोटा सा सागर मिलेगा जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ मरमरा से ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है ब्लैक सी। ब्लैक सी। और ब्लैक सी के ऊपर जाएंगे तो एक और सी मिलेगा जिसका नाम है अजोव सी। ध्यान से समझिएगा, तीन बातें ध्यान से समझनी है कि जब रशिया को पहुंचना होगा अपना सामान लेकर ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरियन सी में पहुंचना होगा, क्योंकि जो रशिया के ऊपरी क्षेत्र है यहाँ, ये ठंडे इलाके का क्षेत्र है, और ठंडे इलाकों के क्षेत्र में ऊपर की तरफ जब नदियां जाती हैं तो नदियों के मुहाने का जो पानी है उसमें बर्फ जम जाती है। बर्फ जम जाने की वजह से नदियों के माध्यम से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। वहां से हम सामान लेके नदियों में नहीं जा सकते क्योंकि जहाज तैर नहीं पाएंगे। इस वजह से रसिया चाहता था या चाहता है कि वह अपने सामान को एशिया के वेस्ट एशिया में पहुंचाने के लिए, अपने सामान को यूरोप पहुंचाने के लिए और अपने सामान को अफ्रीका पहुंचाने के लिए उसकी कोशिश थी कि मैं इस ब्लैक सी के क्षेत्रों पर कब्जा करूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी उसकी कोशिश थी कि यहाँ एक ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था और उस ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो जाए, वो डिसइंटीग्रेट हो जाए और वह उसके सामान कहाँ पहुंच जाए, उसके अफ्रीका पहुंच जाए। यही नहीं सिर्फ, अब इंग्लैंड इस बात का विरोध कर रहा था और इंग्लैंड की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से जो ब्लैक सी के आसपास का क्षेत्र है ये यूरोप के रशिया के कब्जे में ना आ जाए, क्योंकि जो उसकी कॉलोनी है, इंग्लैंड की जो कॉलोनी है, वह वहां पर जो व्यापार होता है, अगर रशिया वहां पहुंचता है तो रशिया को पहुंचने पर वहां प्रतिस्पर्धा करनी होगी, एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा रशिया इंग्लैंड के बाजारों में। तो ध्यान से समझिए, अब ज्योग्राफी की बात समझिए कि मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से जैसे ही आप सी ऑफ मरमरा में जाएंगे, जैसे आप सी ऑफ मरमरा जाएंगे तो सी ऑफ मरमरा में एक जलसंधि मिलेगी, यहां पर एक जलसंधि मिलेगी, एक वाटर स्टेट मिलेगी जिसका नाम है डारडेनिल्स। डारडेनिल्स वाटर स्टेट, डारडेनिल्स वाटर स्टेट। क्वेश्चन होगा कि मेडिटेरियन सी से सी ऑफ मरमरा को जोड़ने वाली वाटर स्टेट कौन सी है, तो आप कहेंगे वह डारडेनिल वाटर स्टेट है। उसके बाद जैसे आप सी ऑफ मरमरा पहुंचे, सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी में पहुंचने के लिए कौन सी वाटर स्टेट है, तो उस वाटर स्टेट का नाम है, उसका नाम है बोस्फोरस वाटर स्टेट। बॉस्फोरस वाटर स्टेट, बॉस्फोरस। तो पूछा जाएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जल संधि है ये। जब इसके पश्चिम एशिया में जब यहाँ पर क्राइसिस आया, जब यहाँ एक सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ, तो बॉस्फोरस जल संधि पर कब्जा कर लिया गया। और बॉस्फोरस जल संधि पर कब्जा करने से जो एशिया का व्यापार था, जो एशिया का सामान था, वो यूरोप नहीं जा पाया। जब वो एशिया का सामान, ये 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, जब एशिया का सामान यूरोप नहीं जा पाया तो यूरोप के लोगों को इच्छा हुई कि वो इस सामान को खरीदने के लिए कोई और रास्ता अपनाए। क्यों रास्ता अपनाए? क्योंकि बॉस्फोरस जलसंधि पे अरबों ने, ओटोमन साम्राज्य से पहले बात कर रहा हूं, यहां पर कब्जा कर लिया और इस कब्जे के कारण बॉस्फोरस जलसंधि को अपने कब्जे में ले लिया। इसी वजह से यूरोप के इस क्षेत्र से, स्पेन से एक व्यक्ति आता है और वो पहुंच जाता है जिसका नाम है कोलंबस, वो पहुंच गया अमेरिका। और वहीं से पुर्तगाल से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है वास्को डिगामा, और वो पहुंच गया भारत। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको भूमध्य सागर से आना है मरमरा सी में, तो एक जलसंधि होगी जिसका नाम है डार्डेनिल्स की जलसंधि। और सी ऑफ मरमरा से आपको ब्लैक सी में आना है तो एक जलसंधि होगी जिसका नाम है बॉस्फोरस की जलसंधि। ये जो टर्की के ऊपर से चल रहा है, ये जो टर्की है ना दोस्तों, इस टर्की का ही पुराना नाम कस्तूनिया है। कस्तूनिया है। तो इसके ऊपर जैसे आप इस सागर में आएंगे, इसका नाम है एजोव सी, जैसा कि अभी आपने देखा है। और ब्लैक सी से एजोव सी में आने के लिए आपको एक जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है कर्च वाटर स्टेट, जिसका नाम हुआ कर्च वाटर स्टेट। तो क्या आप ये बता सकते हैं मुझे कि बोस्फोरस बोस्फोरस वाटर स्टेट किस किस के बीच है, और दूसरी कर्च वाटर स्टेट किस किस के बीच है, डार्डेनिल वाटर स्टेट किस किस के बीच है? तो हम ये कहेंगे कि बोस्फोरस जो वाटर स्टेट है वो ब्लैक सी
और सी ऑफ मरमरा के बीच में है। और जो कर्च स्ट्रेट है वो ब्लैक सी और एजोव सी के बीच है। और उसके बाद जो डार्डेनल वाटर स्टेट है वो मेडिटेरियन सी और मरमरा सी के बीच में है। मेडिटेरियन सी और मरमरा सी के बीच में 3 वाटर स्टेट को आपने याद किया कि कौन कौन सी वाटर स्टेट कहाँ कहाँ पर है। खैर, यहाँ से आगे निकले, जब आप यहाँ से आगे आ रहे होंगे, यहाँ से आगे आ रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ब्लैक सी से आगे बढ़कर आप चले थे कैस्पियन सी से, और कैस्पियन सी अभी हम बाहर देख रहे हैं, मध्य एशिया का बाहरी क्षेत्र देख रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़कर आप ब्लैक सी गए, ब्लैक सी से आप निकले बोस्फोरस जलसंधि से, बोस्फोरस जलसंधि से निकल सी ऑफ मरमरा में आए, इससे बाहर निकले, डार्डेनल्स से बाहर निकलने के बाद भूमध्य सागर में आ गए। जैसे आप भूमध्य सागर में आए, आपको एक द्वीप मिला जिसका नाम है साइप्रस, और साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस गए हैं। साइप्रस जो रसदार फलों की खेती के लिए जाना जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है। साइप्रस से होते हुए आपको बाहर निकलना है यहाँ से, तो एक रास्ता जो जाएगा मेडिटेरियन सी से बाहर होता हुआ जिब्राल्टर जलसंधि से निकल जाएगा अटलांटिक महासागर में। और दूसरा रास्ता जो निकलेगा ना दोस्तों, वो रास्ता निकलेगा यहाँ से लाल सागर में। ध्यान दीजिएगा, बहुत खास बात बता रहे हैं कि भूमध्य सागर से और लाल सागर के बीच में एक रास्ता है। ये रास्ता कुदरती नहीं है दोस्तों, ये रास्ता बनाया गया है, इसे स्वेज नहर कहते हैं। और स्वेज नहर की स्थापना के बाद ये जो रास्ता बना, ये जो रास्ता आपका बना, इस रास्ते को आपने कहा कि ये भूमध्य सागर को जोड़ देगा, किससे? लाल सागर से जोड़ देगा। तो सवाल बना कि स्वेज नहर, स्वेज कैनाल भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। अच्छा, लाल सागर से जोड़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगली बात समझा रहे हैं। इससे ऊपर निकलोगे तो ये एक त्रिभुजनुमा पृथ्वी का एक भूखंड दिखाई देगा। इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। और सिनाई प्रायद्वीप को तोड़कर, इसको तोड़ने के बाद एक नहर बनाई जिसका नाम हो गया दोस्तों क्या? स्वेज नहर। 1869 में इसको बनाया गया। यहां से आगे निकले, जैसे ही स्वेज नहर बना दिया, जैसे स्वेज नहर बनाया, तो देखो जो यूरोप के देश थे ना, ये इटली है, यूरोप के देश अफ्रीका से, इसको मैं थोड़ा यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप, ये अमेरिका, ये आपका जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से इधर निकलेंगे तो ये हो गया आपका अफ्रीका, और ये एशिया, और ये यूरोप। देखो दोस्तों, ये स्वेज नहर है यहाँ। अगर ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से स्वेज नहर से निकल के आप तुरंत आ गए हैं एशिया। लेकिन अगर ये स्वेज नहर नहीं होगी तो भूमध्य सागर से यहाँ से आपको अफ्रीका से होते हुए नीचे आना पड़ेगा। तो जैसे ही भूमध्य सागर से आपको एक स्वेज नहर मिली, तो आपका रास्ता हो गया छोटा, और छोटा रास्ता होने के लिए से व्यापार हो गया सुगम, व्यापार की लागत हो गई कम, और व्यापार की लागत जैसे ही कम हो जाती है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उसका पूंजी पर होने वाला जो लाभ है, वह बढ़ जाता है। इसलिए व्यापार का एक प्रमुख माध्यम सिनाई पेनिनसुला से होते हुए हम रेड सी में पहुंचे। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही रेड सी में आप यहां पहुंचे, इधर पहुंचे, ये देश है यमन, ये देश है यमन, और ये देश है सोमालिया। सोमालिया, यमन और सोमालिया के नीचे गल्फ ऑफ अदन आ जाता है, अदन की खाड़ी आ जाती है। तो रेड सी और अदन की खाड़ी को जोड़ने के लिए एक जलसंधि है जिसका नाम बाब अल मंदेब जलसंधि है, जिसका नाम बाब अल मंदेब है। तो जो बाब अल मंदेब जलसंधि है, आपसे पूछा जाएगा किस किस के बीच है, तो आप बताएंगे लाल सागर को किससे जोड़ देगी? गल्फ ऑफ अदन से जोड़ देगी। गल्फ ऑफ अदन से जैसे आप बाहर निकले तो आपको एक द्वीप मिला जिसका नाम है सोकोत्रा, सोकोत्रा आइलैंड मिला। और सोकोत्रा आइलैंड अरेबियन महासागर में है। आप कहां पहुंचे? अरेबियन महासागर में। जैसे आप अरेबियन महासागर में पहुंचे, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि सीधे आप कहां चले जाएं? भारत चले जाएं। और एक रास्ता है कि थोड़ी देर यहां चाय पानी लेके रेस्ट करके आप गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए फारस की खाड़ी में पहुंचे, फारस की खाड़ी में पहुंचे। लेकिन यहां आपको फिर एक जलसंधि और मिल रही होगी दोस्तों, और उस जलसंधि का नाम यहां होगा, यहां इसे जो है हम हारमुज स्ट्रेट कह रहे होंगे, हरमुज जलसंधि कह रहे होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा
हरमुज जल संधि किस किस के बीच है, हरमुज वाटर स्टेट किस किस के बीच है, तो हमें बताना होगा कि ये जो गल्फ ऑफ ओमान है और जो फारस की खाड़ी है, इन दोनों के बीच में एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम हरमुज जल संधि है। यहाँ फारस में होकर कतर से चाय पानी कतर में लेने के बाद वापस आप आ रहे हैं हरमुज जल संधि से और हम आ गए हैं वापस भारत। तो देखिए आज की क्लास में हमने वेस्ट एशिया की आउटर बाउंड्रीज को कवर किया और कुछ वाटर स्टेट को हमने कवर किया। 1 मिनट में चल तेजी से समझेंगे। देखिए कैसे समझ रहे हैं कि आपने शुरू किया था कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर को आपने KRAIT के माध्यम से इसकी बाउंड्रीज को याद किया। यहां से आगे बढ़े, आपको मिला ब्लैक सी। ब्लैक सी में आपने कहा कि ऊपर रशिया है, यहाँ यूक्रेन है, यूक्रेन में इधर रोमानिया है, इधर बुल्गारिया और रोमानिया हो गया। यहां से नीचे आए तो ये टर्की हो गया। अब जैसे ही आपने कहा कि मेरे को यहां से एजोव सी से गुजरना है, कहां पर, ब्लैक सी में, तो आपने कहा कर्च वाटर स्टेट है। फिर आप पहुंचे मरमरा सी में, आपको जल संधि मिली बोस्फोरस की वाटर स्टेट। बोस्फोरस से आपको निकलना है भूमध्य सागर में, वाटर स्टेट मिली डार्डेनिल्स। डार्डेनिल्स से आपको आना है रेड सी में, तो वाटर स्टेट मिली एक तरीके से स्वेज नहर है, वाटर स्टेट नहीं स्वेज नहर है। यहां से निकल के आप रेड सी, रेड सी से आपको आना है अरेबियन सी। यहाँ एक वाटर स्टेट मिली जिसका नाम है बाबल मंतेब। बाबल मंतेब से बाहर निकले सकोत्रा आइलैंड मिला। सकोत्रा आइलैंड में आके आपने यहाँ रेस्ट किया और फिर आप गल्फ ओमान से होते हुए फारस की खाड़ी में पहुंचे और एक जलसंधि मिली जिस जलसंधि का नाम हुआ हारमुज जलसंधि, और हारमुज जलसंधि से आप वापस आ गए। तो ये जो क्षेत्र हुआ इसका आउटर रीजन आपने कवर कर लिया, किसका, वेस्ट एशिया का। कल की क्लास में हम इस वेस्ट एशिया के भीतर कौन कौन से माउंटेन हैं, कौन कौन सी रिवर है खास, और कौन कौन सी यहाँ चोटियां हैं, कौन कौन सी लेक हैं, उनको देख रहे होंगे। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा सामने आ रही हो, कोई डिलेमा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका ज़रूर समाधान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।